Hello dear students, welcome to you in your YouTube channel Smart Brain. Today we are learning class 7 science chapter number 6 physical and chemical changes भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हो कि कुछ चेंजेस जो होते हैं फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम हैं इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। एवरीडे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप प्रतिदिन देखते हो कि आपके आसपास कई तरह के चेंजेस होते रहते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी मम्मी आपको वाटर में शुगर डिजोल्व करके एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती है। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। जो शुगर सॉल्यूशन बनाना भी एक क्या है, चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। इसी तरह से जो मिल्क से कर्ड बनाने की या जमाने की जो प्रोसेस है उसको भी क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभी क्या होता है कि जो मिल्क होता है अपना वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। तो जो मिल्क का खट्टा हो जाता है वो भी क्या है, एक खट्टापन भी चेंज है। स्ट्रेच रबड़ बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। स्ट्रेच रबड़ जो होता है वो भी क्या करता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उसकी भी क्या चेंज होता रहता है, वो भी क्या है, चेंज। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस अराउंड यू। तो ऐसे इसी तरह के आप एक जो चेंजेज हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। वो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेज। हम इस चैप्टर में जो है कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और इसी तरह की जो चेंजेज हैं उनके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेज आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल्स। तो बड़े रूप में इसको हम देखते हैं तो जो चेंजेज हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। अब हम देखेंगे फिजिकल चेंजेज। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल चेंजेज। तो इसके लिए क्या है, ये फिजिकल चेंजेज के लिए एक्टिविटीज़ 6.1। इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और पेपर को 4 पीस में कट करना है। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से इसको जो है 4 पीस में कट कर लेना है और उसके बाद में फिर प्रत्येक जो पीस है उसको भी 4 पीस में यानी 4 पीसेज में ऐसे कट कर लेना है। तो इस तरह से और फिर इसको टेबल या फ्लोर के ऊपर आपको इस शेप में ही जमा लेना है नीचे। तो ये दिखाया गया है। तो ऑब्वियसली कैन नॉट, तो जब इनको आप कट कर लोगे तो कट करने के बाद क्या होता है कि इनको वापस से आप ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हो। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेज, बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो इस तरह से आपने जब इनको कट कर दिया तो आप इनको जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें आप ला नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है। मतलब इसको जब कट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, कि सेम वैसी की वैसी नहीं रही। जैसे पहले एक सिंगल पेपर था, अब कई सारे पेपर बन गए। एक्टिविटी 6.2 है, उसमें क्या करना है कि आपको चौक की जो डस्टिंग होती है जो कि अपने ब्लैक बोर्ड पे जिस पे लिखते हैं चौक से, उसके आसपास नीचे क्लासरूम में गिरी हुई रहती है, तो उसको कलेक्ट करना है। और क्या करना है आपको, क्रैश ए स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। और उस जो डस्ट को, चौक की डस्ट को लिया है उसी में एक जो चौक है उसकी स्मॉल पीसेज को क्रैश कर लेना है और उसको मिक्स करके एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। और जो उसमें थोड़ा सा क्या करना है, फिर जो डस्ट और जो क्रैश किया हुआ चौक है उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लेना है और पेस्ट बना लेना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चौक। और जब उसका पेस्ट बना के उसको क्या करना है कि रोल कर लेना है चौक की तरह, जैसे चौक होती है उस तरह से अपने को बना लेना है। लेट इट ड्राई, और इसको क्या करते हैं, सूखने देते हैं। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट। तो क्या जो चौक है वो डस्ट से जो चौक है वापस रिकवर होती है या वापस चौक बन जाती है कि नहीं बन जाती है। तो वो जब सूख जाएगी तो डेफिनेटली चौक बन जाएगी जैसी कि पहले थी।
एक्टिविटी 6.3 में क्या है, टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। एक ग्लास या प्लास्टिक के टम्बलर में आपको कुछ आइस लेनी है। मेल्ट ए सम स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब उसका जो है स्मॉल पोर्शन जो है आइस का वो सनलाइट में रख करके इसको क्या करना है, मेल्ट करवाना है, यानी पिघलने देना है। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो अब आप क्या देखोगे, एक मिक्सचर देखोगे, किसका, आइस एंड वाटर का, क्योंकि आइस जो है कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हुई, उसको कुछ मेल्ट हुई है तो कुछ मेल्ट हुई है तो कुछ वाटर बन गया और कुछ आइस रिमेनिंग रह गई। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब उसको क्या करना है, उस टम्बलर को आपको फ्रीजिंग में रख देना है, फ्रीज में रख देना है, नहीं ठंडा होने के लिए। तो अब आप क्या देखोगे, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या जो वाटर है वो दोबारा से सॉलिड आइस बन जाता है। तो बिल्कुल, जब हम फ्रिज में रखेंगे इसको तो ये वापस से क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, यानी आइस बन जाएगी। अब एक्टिविटी 6.4 है, इसमें क्या है, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर। एक कंटेनर में आपको क्या करना है, कुछ वाटर को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो आप जब इसको गर्म करोगे तो क्या आप एक स्टीम ऊपर उठती हुई उसके सरफेस के ऊपर से, वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर से एक स्टीम उठती हुई दिखाई देगी। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो आपको क्या करना है, एक इन्वर्टेड पेन यानी पेन को उल्टा करके जो फ्लेम या जो स्टीम जा रही है ऊपर उठ रही है उसके ऊपर कुछ ऊपर आपको उल्टा करके रखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पेन है, पेन की क्या इनर सरफेस में आप देखोगे कुछ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। तो क्या, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। तो क्या आप उसमें कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देख पाओगे। तो बिल्कुल आपको वहाँ पे क्या होगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। एक्टिविटी 6.5 होल्ड ए यूज्ड हेक्सा ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। आपको क्या करना है, हेक्सा ब्लेड जो होता है ना अपना, जो आरी होती है काटने की, जो लोहे के पाइप या लोहे की कुछ चीज़ों को जिससे काटते हैं हम, उसको आरी बोलते हैं। तो आरी में जो ब्लेड लगती है उसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। तो उसको एक चिमटे की सहायता या चिमटी की सहायता से, टंग की सहायता से आपको उसको पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव। और उसकी जो ब्लेड है उसकी एक टिप को तो आपने टंग से पकड़ लिया। अब दूसरी जो फ्री हैंड वाली है उसको क्या करना है, स्टोव की फ्लेम की तरफ, फ्लेम के ऊपर रखना है, नहीं गर्म करना। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए आपको वेट करना है। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो क्या जो ब्लेड है उसकी टिप का कलर चेंज होता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। और अब क्या करना है, उसकी जो ब्लेड है उसको फ्लेम के ऊपर से रिमूव कर लेना, हटा लेना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और आपको कुछ टाइम बाद में उसको ऑब्जर्व करना है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। तो क्या ये अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाती है। इन एक्टिविटी 6.1 and 2 अब यू सा दैट पेपर एंड ए पीस ऑफ चौक। तो आपने जैसे कि जो एक्टिविटी 6.1 और 2 में देखा था कि जो एक 6.1 में पेपर को आपने कट किया था और 6.2 में हमने चौक के पीसेज को या चौक का डस्ट था उसके किया था। तो अंडरस्टैंड चेंज इन साइज। तो आपने उनमें देखा कि साइज में चेंजेज हो रहा है उनका, कि पेपर के पीस क्या छोटे हो गए थे, पेपर जो बड़ा था वो छोटा हो गया। ऐसे ही जो चौक है उसमें उसके भी अपने डस्ट क्रैश किया तो वो भी पीस छोटे हो गए थे। इन एक्टिविटीज़, तो ये जो एक्टिविटीज़ है इनमें 6.3 और 6.4 एक्टिविटीज़ में वाटर चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम, जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है 6.3 में, सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। एक में क्या चेंज हो रहा था कि सॉलिड से लिक्विड में, जैसे कि हमने उसको सनलाइट में रखा था तो वो आइस लिक्विड में चेंज हो रही थी। ऐसे ही जब सेकंड में देखा 6.4 में देखा तो फ्रॉम गैस जो है वो लिक्विड, गैस टू लिक्विड, इस तरह से। इन और एक्टिविटीज 6.5 उसमें हमने देखा है कि जो हेक्सा है, हेक्सा ब्लेड चेंज इन कलर ऑन हीटिंग। तो हेक्सा की जो ब्लेड की जो कलर है वो जब हीट करते हैं तो उसका चेंज होता है।
properties such as shape, size, color and state of a substances are called its physical properties. तो ये जो है शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज, किसी भी सब्सटेंसेज की जो शेप है, साइज है, कलर है और स्टेट है उसकी, उसी को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. ए चेंज इन विच ए सब्सटेंसेज अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज. तो अगर जो सब्सटेंसेज है उसका चेंज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. और जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? जनरली रिवर्सिबल होता है. इन सच ए चेंज नो फ्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड. और इस तरह के जो फिजिकल चेंजेज होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि नया सब्सटेंसेज नहीं बनता है. अगर नया सब्सटेंसेज बन जाएगा तो फिजिकल चेंज नहीं करके केमिकल चेंज हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे. लेट्स नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेज. अब हमने फिजिकल चेंजेस देख लिया, इसके बाद हमने अगला चेंजेज जो है वो है केमिकल चेंजेज. ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब जो अदर चेंज है उसमें आप देख लो कि आप फेमिलियर हो, जैसे कि आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है यानी जंग लग जाती है, उसके बारे में आप, उस परिवर्तन के बारे में आप फेमिलियर हो. इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेज. अगर आप कुछ समय के लिए एक आयरन की पीस को ओपन छोड़ देते हो कहीं एनवायरनमेंट में, तो कुछ टाइम बाद क्या है कि उसके ऊपर एक ब्राउनिश फिल्म की, एक ब्राउनिश सब्सटेंसेज की फिल्म उसके ऊपर आ जाती है. दिस सब्सटेंसेज इज कॉल्ड रस्ट. तो ये जो सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रस्ट, यानी कि जंग. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. और इस प्रोसेस को, जो रस्ट लगने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगना. जैसा कि इसमें नीचे फिगर 6.2 में दिखाया गया है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gates rusted. जो आयरन जो होता है, जैसे कि आयरन के गेट्स होते हैं, पार्क्स में गेट होते हैं और फार्मलैंड्स के गेट होते हैं. आयरन की बेंचेज होती हैं जो कि जैसे लॉन और गार्डन में रखी हुई होती हैं. साथ ही बहुत से आर्टिकल हैं जो आयरन के बने होते हैं, और ये सब क्या होते हैं कि खुले में रखे हुए होते हैं ज़्यादातर. तो ये जब खुले में रहते हैं तो ये क्या करते हैं? रस्टेड हो जाते हैं, मतलब जंग लग जाती है इनमें. एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द. जब ये भी घर में भी हमारी, अगर ओपन में हम देखते हैं कि सोवेल्स और जो स्पेड्स हैं वो रस्ट को पकड़ लेती हैं या जंग लग जाती है उनके, जैसे कि ये देखो एक डायग्राम में दिखाया हुआ है. तो इस तरह से इनमें जैसे रस्ट लगी हुई है, जंग लगी हुई है, पड़े हुए हैं. तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से ये जंग लगती है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी था इनके बारे में. इन द किचन, जैसा कि किचन में आप एक देखते हो कि वेट आयरन पैन यानी तवा जो अपना होता है वो अगर गीला रहता है, ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर्म सम टाइम. तो अगर हम तवे को जो है कुछ टाइम तक किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो भी उसके भी ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, अगर वो तवा गीला रहता है तो. रस्ट इज़ नॉट आयरन. तो रस्ट क्या है? आयरन नहीं है. इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड. ये क्या है कि आयरन से डिफरेंट है और ये इसके ऊपर डिपोजिटेड रहती है. लेट्स कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेज वर न्यू सब्सटेंसेज अराउंड फॉर्म्ड. तो हम अब जो है कुछ चेंजेस देखते हैं जो कि न्यू फॉर्म में चेंज करते हो. जैसे कि एक्टिविटी 6.6 है, उसमें हम देखते हैं कि गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. तो आप हमें क्या लेना है कि स्ट्रिप लेनी है या रिबन लेनी है किसकी? मैग्नीशियम की. क्लीन ए टिप विद द सैंड पेपर. और इसकी जो टिप है उसको क्या करना है? क्लीन करना है. किससे? सैंड पेपर से, जो रेगमाल आता है ना उससे. ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम. और उसके पास में क्या लाना है? एक कैंडल की फ्लेम लाना है, जलती हुई कैंडल लेके आना. इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट वाइट. जब ये कैंडल लेके आते हैं इसके पास में, तो ये क्या होती है कि वाइट कलर में जलती है.
जैसा कि इस फिगर में दिखाया, आप देख रहे होंगे जैसे वाइटिश कलर में ये जलती है मैग्नीशियम की जो रिबन है। व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। जब ये कम्प्लीटली जो मैग्नीशियम की रिबन है वो कम्प्लीटली जल जाती है तो क्या करती है, एक पाउडरी एश वहाँ पे गिरता है या बनता है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। तो जो है एश जो है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो ये चेंज हुआ है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे। तो इसमें हमने क्या हुआ था, मैग्नीशियम की जो है रिबन ली थी तो वो किसकी थी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो Mg से लिखते हैं। तो ये याद रखना है कि किससे लिखते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन को O2 से। तो मैग्नीशियम को जब हमने फ्लेम से जलाया और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की इसने, एनवायरनमेंट से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, MgO। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो ये जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स से डिफरेंट तरह की होती है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नॉट अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। तो जो हमने अभी जो इक्वेशन देखी है उसको क्या एक्चुअल में बैलेंस नहीं किया हुआ है। बैलेंस मतलब जैसे कि इसमें मैग्नीशियम का एक है और जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें जब इसका जो प्रोडक्ट बना है या सब्सटेंसेज जो बना है उसमें क्या ऑक्सीजन का एक ही, इधर 2 है। तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो इधर जैसे कि 2 लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के 2 हो गए जबकि ऊपर एक ही है तो ऊपर भी क्या कर देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे मैग्नीशियम के। तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। तो ये बाद में आप आगे पढ़ोगे, अभी इसके बारे में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटा आपको याद रहना चाहिए। कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एश को लेना है और उसको मिक्स करना है कुछ पानी में। स्टर द मिक्सचर, और उसको अच्छी तरीके से जो मिक्सचर है उसको मिलाना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। और जो मिक्सचर बना उसको ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से जो है टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और क्या जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो आप कैसे इस जो टेस्ट किया है उसके बेसिस पे कैसे आप क्लासीफाई करोगे कि ये जो एक्वेसिस सॉल्यूशन है यानी जो विलयन है, जलीय विलयन है जो वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजोल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस। एश को जो एश को है उसको किस में करना, डिजोल्व करना वाटर में न्यू सब्सटेंस के लिए। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जब इसको डिजोल्व करते हैं तो इसको जो चेंज होता है वो इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर। वाटर को H2O लिखते हैं हम। और तो ये वाटर और जब MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये MgO H2 से रिएक्शन करके ये बनाता है। तो अभी आप इसको मोटे मोटे तौर पे ऐसे याद रखो कि इस तरह से बनता है। बाकी आपको बाद में इन चीज़ों के बारे में भी जब चैप्टर आएंगे तो उनमें समझाया जाएगा कि ये किस तरह से रिएक्शन करके ऐसा इनका जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से बन रहा है, ये कैसे इनके आपस में रिएक्शंस होती है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेस है यानी क्षार है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो आपने देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है, न्यू सब्सटेंसेज है जो मैग्नीशियम के जलने से नए फॉर्म में आया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंसेज। ऐसे ही ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या है, न्यू सब्सटेंसेज है। ये मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर।
तो मैग्नीशियम ऑक्सोनेट को जब वाटर के साथ मिक्स किया तो ये भी क्या नया सब्सटेंसेस बना है। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 6.7 टू बी, ये आपको क्लास में टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी। जैसे कि इसमें क्या है कि डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, या जिसको नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को, उसको क्या करना है, एक टीस्पून कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करना है इन अबाउट हाफ ऑफ कप ऑफ वाटर, एक आधे कप में, कप वाटर के ग्लास में आपको डिजोल्व करना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और आपको क्या इसमें फिर कुछ ड्रॉपलेट्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन में मिक्स करनी है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, तो जब आपको ये मिक्स करोगे तो आप जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हो जाएगा उसका सॉल्यूशन का। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। अब आपको क्या करना है कि जो थोड़ा सा सैंपल जो है उसका सॉल्यूशन का वो टेस्ट ट्यूब या एक स्मॉल ग्लास या बोतल के अंदर आपको रखना है। ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशंस। अब उसको आपको क्या करना है, उसमें एक या तो अपना नेल जो है वो ड्रॉप करना है या यूज करना है जो सेविंग ब्लेड होती है उसको उसमें जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर डाल के वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और उसको हाफ एन आवर के लिए आप वेट कीजिए। हाफ एन आवर बाद आप उसको चेक कीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है उसके कलर को ऑब्जर्व कीजिए। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और फिर उसको कंपेयर कीजिए कि जो हमने सेव्ड जो अलग से सॉल्यूशन रख लिया था, थोड़ी सी मात्रा में हमने जो अलग रखा था उसको, और ये दूसरा जिसमें हमने ब्लेड डाली है रखा है उसको कंपेयर करेंगे। तो उसके कलर को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे कि डायग्राम है 6.4, एक में क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और दूसरे में इस तरह से चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। तो आयरन क्या है, जब ब्लेड जो है वो आयरन है तो ये इससे क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या आपको जो सॉल्यूशन है उसमें कलर में कुछ चेंज दिखाई देता है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, जब आप उसमें नेल या ब्लेड को रखते हो तो हैज़ इट चेंज इन एनी वे, तो क्या ये अलग तरह से चेंज हो जाता है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, तो आपने जो ये चेंज देखा है वो किसके कारण से हुआ है, ये रिएक्शन की वजह से हुआ। किस में, बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन में जो रिएक्शन हुई है उसकी वजह से हुआ है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट इन न्यू सब्सटेंसेज। जो आयरन सब्सटेंसेज एक न्यू आयरन सब्सटेंसेज के रूप में जो एक न्यू सब्सटेंसेज बनता है उसके कारण से जो है इस सॉल्यूशन के कलर में चेंज होता है, जो ब्लू से कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंसेज, और जो ब्राउन डिपॉजिट होता है नेल के ऊपर, जो आयरन नेल होती है ना उसके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट होता है वो होता है कॉपर का, तो ये दूसरा अनदर सब्सटेंसेज बन जाता है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू, जिसका कलर कैसा था, ब्लू, और साथ में इसमें आयरन मिलाया, तो ये आयरन जब इसमें ऐड किया डाला तो इससे क्या इसके दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं। एक तो जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, और दूसरा जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के बाद दूसरा जो बनता है वो बनता है कॉपर, ये कैसा ब्राउन डिपॉजिट होता है। कॉपर जो बनता है, कॉपर किसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये दो सब्सटेंसेज बनते हैं और इनका इस तरह से कलर भी चेंज हो जाता है। अब एक्टिविटी 6.8 है, उसमें क्या करना है, टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब, आपको एक टीस्पून विनेगर जो है टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और इसमें एक बेकिंग सोडा का मिक्स करना है। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड
सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। जब इसमें आप ये ऐड करोगे बेकिंग सोडा तो इसमें एक हिसिंग साउंड आएगी और साथ में गैस के बबल्स बाहर निकलेंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोन फिगर 6.5। तो इसको जो फ्रेशली यानी ताज़ा जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसके अंदर इसको पास करना है। वॉट हैपन्स टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में क्या हैपन होता है, तो नीचे जैसे कि डायग्राम है इसमें आपको दिखा रखा है कि जैसे इस तरह से सेटअप जमाना है। तो इसमें जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा इस टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके डाला हुआ है और जब डालते हैं तो ये इस तरह से ये जो सेकंड इस पाइप के थ्रू इसमें लगा देते हैं, जिसमें क्या लाइम वाटर डला हुआ है। क्या डला हुआ है इसमें? लाइम वाटर। तो जब इसमें डालते हैं तो इसमें क्या बबल्स निकलते हैं। जो बबल्स निकलते हैं वो किसके निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, CO2 के निकलते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो जो टेस्ट ट्यूब में चेंज होता है वो रिएक्शन के फॉर्म में किस तरह से होता है, तो ये रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया है। तो इसमें क्या विनेगर है, ये क्या है एसिटिक एसिड है। विनेगर को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और प्लस इसमें क्या मिलाया था अपने? बेकिंग सोडा। ये इसको बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो ये जो दोनों रिएक्शन करके जब करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एक तो, जो बुलबुलों के रूप में बबल्स के रूप में निकलती है, और अदर सब्सटेंसेज बनते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। जो रिएक्शन है किस किस के बीच में? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में, वो इस तरह से है। ये आप रिएक्शन देख रहे होंगे इनके, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं और लाइम वाटर को CaOH होल ट्वाइस। तो ये जब रिएक्शन करते हैं दोनों तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं CaCO3 और वाटर H2O। बच्चों आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा कि ये क्या आ रहा है CO2 H2O CaOH, लेकिन ये इतने टफ नहीं है। आप थोड़ा सा इनको अभी इनको एक बार याद कर लीजिए, फिर बाद में जब इनके बारे में स्पेशली सब चैप्टर हैं कुछ, तो उनसे जब पढ़ोगे तो कौन से मतलब एलिमेंट्स को या मेटल को किस नाम से बोलते हैं या किस फॉर्म में लिखा जाता है, और ये रिएक्शन करते हैं तो कैसे कैसे इनका जो सब्सटेंसेज बनते हैं या प्रोडक्ट बनता है जब रिएक्शन करके, तो वो किस तरह से बनते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आपके समझ में आ जाएगा, ईजी होगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर से पास होती है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मैक्स लाइम वाटर मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसमें, जिससे कि क्या होता है, जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब उसका कलर कैसा होता है? दूधिया कलर हो जाता है, जिससे दूध होता है ना, मिल्क होता है, उस टाइप का उसका लाइम वाटर कलर हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह से जो मिल्की कलर जो चेंज हो जाता है वाटर का, लाइम वाटर का, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चैप्टर 10 होगा, उसमें ये सब दिखाया जाएगा कि जो एयर से हम ब्रीथ लेते हैं, हवा सांस लेते हैं, वो उसमें वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है। इन एक्टिविटीज 6.6, 6.8 यू सा दैट ईच चेंजेज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वर फॉर्म। तो हमने देखा कि जो एक्टिविटीज़ की हैं 6.6, 7 और 8, उसमें क्या हो रहा है? एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेज बन रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंसेज हैं एक्टिविटी 6.6 में जैसे देखा कि एस वाज इन न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म टू मैग्नीशियम वाज बर्न्ड। तो जब मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी या जिसको जलाया गया हमने रिबन को, मैग्नीशियम को, तो उससे जो सब्सटेंसेज बना तो वो क्या बना था? एश, यानी राख बनी थी, एश बनी थी जब वो जल के। ऐसी एक्टिविटी 6.7 है, तो उसमें जब रिएक्शन हमने देखी कि जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ में, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें अपन ने ब्लेड डाल के जो किया था, तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है दूसरा सब्सटेंसेस वो क्या होता है? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये दो सब्सटेंसेस बने थे उसमें, आयरन सल्फेट और
कॉपर। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, तो ये क्या दोनों ही नए सब्सटेंसेज हैं। जो पहले वाले जो जैसे कि ये कॉपर सल्फेट और आयरन जो है उनसे डिफर हैं। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, तो जो कॉपर है वो सेविंग ब्लेड थी आयरन की, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही एक्टिविटी 6.8 है, उसमें हमने देखा है कि जो विनेगर है, विनेगर और बेकिंग सोडा की जब रिएक्शन कराई गई थी तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही और क्या करते हैं, जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज करके मिल्की वे बना देते हैं। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो क्या आप जो है इनके नाम दे सकते हैं जो नए सब्सटेंसेज बने हैं। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। तो इस तरह से जो है एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेज बनते हैं अगर, तो उनको उस फॉर्म को ही बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इससे पहले हमने जैसे फिजिकल चेंज देखा था, तो इस केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं, जबकि फिजिकल चेंजेज में क्या होता है न्यू सब्सटेंसेज नहीं बनते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज होते हैं उसको केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, और जो केमिकल चेंजेज होते हैं उनका हमारी लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, तो जितने भी न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं वो किसका रिजल्ट है, केमिकल चेंजेज का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, जैसे कि मेटल जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओर से। ऐसे ही सच आयरन फ्रॉम आयरन ओर, ऐसे ही जो आयरन होता है वो किससे, आयरन ओर से प्राप्त किया जाता है। वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, तो हमें ज़रूरत है कि एक केमिकल चेंजेज की सीरीज़ की। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इसी तरह से जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो भी क्या होती हैं, एक केमिकल चेंजेज की, केमिकल रिएक्शन की चेंज होती है जो प्रोड्यूस होती है केमिकली, मतलब जब रिएक्शन कराया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स को, तो उनसे जो सब्सटेंसेज बनता है, जो बनता है, उनको जैसे कि मेडिसिन बनाते हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, और जो प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट वगैरह हैं, जो नए मटेरियल्स हैं, वो भी किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही चेंज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल्स डिस्कवर्ड बाई स्टडिंग केमिकल चेंजेस, तो जो हमें प्रतीत होता है कि जितने भी नए मटेरियल्स जो हैं डिस्कवर्ड किए गए हैं वो केमिकल चेंजेस के द्वारा ही स्टडी किए जा रहे हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज, तो हम जो हैं देख चुके हैं कि एक या जो एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेज बन रहे हैं वो क्या है, केमिकल चेंजेस के थ्रू हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मैंने अ कंपनी ए केमिकल चेंज, तो एडिशन के तौर पे हम दूसरी तरफ और देखते हैं जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ केमिकल चेंजेस, नए केमिकल चेंजेस के थ्रू भी बन रहे हैं, जैसे कि देखते हैं इनमें हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हीट है, लाइट है और एनी अदर जो रेडिएशंस हैं मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, तो ये क्या होते हैं, तो ऑफ होते हैं या ऑब्जॉर्ब के थ्रू होते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, ऐसे ही क्या साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ए चेंज इज स्मॉल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, तो जो चेंज होता है तो वो स्मेल में टेक प्लेस, तो वो स्मेल ले लेता है उसकी जगह पर, या न्यू स्मेल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है उसमें जब चेंजेज होते हैं। तो इस तरह से एक कलर चेंज में टेक प्लेस, एक कलर भी उसकी जगह ले लेता है, कलर चेंज हो जाता है, दूसरा कलर आ जाता है। एक गैस में भी फॉर्म्ड, और एक गैस भी बन जाती है, बन सकती है, जैसे कि रिएक्शन होते हैं तो एक गैस भी बनती है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखे हैं जैसे कि हमने
यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। जैसा कि आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है जो जब उसको जलाते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल वुड एंड लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इसी तरह से जो कोल है, वुड है और लीव्स है, उनका जलना भी क्या है, केमिकल चेंज है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेज इज ए केमिकल चेंज। तो इस तरह से जो है, जो कोई भी सब्सटेंसेज है उसका जलना क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जो बर्निंग जलते हैं तो ये किसका कंपनी होती है, किसके द्वारा होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट के द्वारा। अब आगे है इसमें कि एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज एन केमिकल चेंज। इस तरह से एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। तो फायरवर्क जो है केमिकल, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। यू नो that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the environment। तो इस तरह से जब जैसा कि आप जानते हो कि जो एक्सप्लोजन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट करता है, वो साउंड भी आती है, आवाज़ भी होता है, धमाका भी होता है, और अनप्लीजेंट गैसेज भी, कई तरह की जो ज़रूरत अनप्लीजेंट जो गैसेज हैं वो प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट या एटमोसफियर जो पोल्यूट होता है ना, प्रदूषित होता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। तो इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि जो फायरवर्क्स होते हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए या उनसे नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस ए फाउल स्मेल। तो जब फूड जो है स्पॉइल्ड हो जाता है, गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्मेल आती है, उसमें फाउल स्मेल आने लग जाती है। सेल वी कैन दिस चेंज ए केमिकल चेंज। तो इसको क्या हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। जैसा कि आपने अगर इमिडिएटली जो है एप्पल की स्लाइस, जैसे एप्पल को कट करते हैं और अगर कुछ टाइम तक आप उसको नहीं खाते हो तो उसमें वो कैसा, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे वाइटिश कलर जो होता है उसका ब्राउनिश कलर हो जाता है, तो वो अगर नहीं खाओगे तो वो कलर उसका चेंज हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड केप्ट इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने ये चेंज नहीं देखा है तो आप जब भी आपके पास एप्पल आए तब आप उसको कट करें और उसको कुछ टाइम तक के लिए रख दें और साथ में सामने उसको देखते रहें कि देखो इसमें किस तरह से कलर चेंज होता है। तो कुछ टाइम बाद उसका कलर ब्राउनिश कलर हो जाता है, चेंज हो जाता है। रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और इसी तरह की एक्टिविटीज़ आप पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करें। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेज इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। तो इनमें जो चेंजेज होता है कलर में वो किस कारण से होता है, न्यू सब्सटेंसेज के फॉर्मेशन की वजह से। आर नॉट दीज चेंजेज केमिकल चेंजेज। ये जो क्या ये चेंजेज हैं केमिकल चेंजेज नहीं है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद ए बेस। जैसे कि आप चैप्टर 5 में एसिड को बेस से किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन है वो एक केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हम अब ये बूजो कह रहा है कि वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज। तो क्या जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं। ऐसे ही पहली कह रही कि पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंजेज। और जो डाइजेशन है वो भी क्या केमिकल चेंजेज है। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देख रहे हम रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन के ऊपर जंग लगना। लेट्स गेट बैक टू द रस्टिंग। हम अब वापस से रस्टिंग के ऊपर चलते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये क्या है कि एक चेंज है जो आयरन की जो आर्टिकल्स होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं उनको क्या करता है, चेंज करता है, उनको अफेक्ट करता है
और ये उनको धीरे धीरे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है. सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to the rusting is hug. जो आयरन होता है उससे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि ब्रिज बनते हैं, हमारे शिप्स बनते हैं, कार बनते हैं, ट्रक की बॉडीज बनती हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे कि हम घर पे भी देखते हैं आसपास अपने. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आयरन से बनती हैं. तो इससे क्या होता है, रस्टिंग से हमें बहुत सारा नुकसान होता है, काफ़ी बड़ा नुकसान होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस. जो रस्टिंग की प्रोसेस है, यानी जंग लगने की जो प्रोसेस है, उसके रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया. जैसे कि आयरन है, आयरन को हम Fe लिखते हैं. Fe का मतलब फेरम होता है, तो ये लैटिन शब्द है कुछ. ऐसे ऑक्सीजन O2 और फ्रॉम द एयर, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में होती है. तो जब आयरन मतलब एनवायरनमेंट में खुला पड़ा होगा कहीं, तो वो ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रही है ना कहीं ना कहीं से, और साथ में वाटर मतलब कि उसको नमी या गीला जो हो जाता है, उससे जब लोया गीला हो जाता है तो उसको वाटर मिल गया और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिल गई. तो ये तीनों मिलके जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जंग लगा देते हैं उसके ऊपर, और इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3. इसको क्या बोलते हैं, Fe2O3. तो ये आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, और इसी को बोलते हैं जंग बोलते हैं, इसी को रस्ट बोलते हैं. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज एसेंशियल. तो जो ये है वाटर और ऑक्सीजन है, ये दोनों होना जरूरी है रस्टिंग के लिए. अगर ये दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर जंग नहीं लगेगी. इनफैक्ट इफ द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इट इज़, जब जैसे कि कॉन्टेक्ट में आता है एनवायरनमेंट में, तो ये मॉइस्चर जो एयर के कॉन्टेक्ट में आती है, तो विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड ज़्यादा होता है, तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और भी फास्ट हो जाती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. तो हम जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग होने से, यानी लोहे को, आयरन को. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. तो हमें क्या करना होगा, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनको ऑक्सीजन, वाटर या दोनों के जो कांटेक्ट में आने से बचाना होगा. ऑन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके ऊपर या तो पेंट कर देना चाहिए जो आयरन की जो भी आर्टिकल्स बने हुए हैं, या उनके ऊपर ग्रीस लगाना चाहिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आ सके. इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो ये जो हैं हमें रेगुलरली मतलब ये अप्लाई करने होंगे, जैसे पेंट करना या कोटिंग करना, जिससे कि हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें. अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. या दूसरा तरीका जो है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें मेटल की जो उनके ऊपर जो आयरन है उसके ऊपर मेटल की लेयर चढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि क्रोमियम या जिंक ऑन की जो लेयर है वो आयरन के ऊपर चढ़ानी पड़ेगी. तो उससे भी क्या रस्टिंग से रोका जा सकता है. पहली कह रही कि ओह दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, सी लिव्स नियर द कोस्ट. तो इसके अब समझ में आया कि इसकी जो फ्रेंड है रीता, वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती है कि उसकी जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वो हमेशा बहुत जल्दी रस्टिंग करते हैं, यानी बहुत जल्दी जंग पकड़ते हैं. तो उसके अब समझ में आया कि वो जो है कोस्टल एरियाज़ में रहती है, यानी तट, जो समुद्र तट है उनके कोस्टल जो एरिया है वहाँ रहती है. तो वहाँ क्या होती है, ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा रहती है. तो इस वजह से क्या होता है कि वो जल्दी पकड़ लेती है. दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. तो जैसे कि जो आयरन है उसके ऊपर जो कोटिंग करना होता है या लेयर जो चढ़ाना होता है, वो जिंक की जो लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, यानी परत चढ़ाना. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर
आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो हमारे घरों में वाटर आता है, पीने का पानी जो आता है या यूज़ लेने के लिए वाटर आता है, उसके पाइपों के ऊपर भी क्या गैल्वेनाइज किया होता है, तो उनके ऊपर भी कोटिंग की हुई होती है, तो इस वजह से वो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। जैसा कि आप जानते हो कि जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, और उनका एक पार्ट है वो हमेशा वाटर के अंदर रहता है। नहीं, वाटर में चलते हैं तो वाटर में रहता ही है ना उनका पार्ट, जो अंदर कुछ नीचे का पार्ट और साइड का पार्ट। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको वो भी मतलब ड्रॉप्स जो हैं वाटर की वो उसको भी मिलती रहती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेंट्स मैनी साल्ट्स। जो वाटर होता है सीज का, समुद्र का, उसमें क्या साल्ट्स, कई तरह के साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। द साल्ट्स वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो साल्ट होता है वो क्या करता है, जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको और फास्ट कर देता है। देयर फॉर शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग। तो जो शिप्स हैं वो इस की वजह से क्या होते हैं कि बहुत जल्दी रस्टिंग की प्रोसेस होती है, उनको काफ़ी नुकसान होता है। सो इनके ऊपर क्या की जाती है, पेंट किया जाता है, इस तरह से पेंटेड ये होते हैं। सो मच दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो इस वजह से क्या होता है कि दो शिप्स का आयरन का जो फ्रैक्शन होता है उनको हर साल रिप्लेस किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो इससे आप कितना इमेजिन कर सकते हो कि क्या मॉनेटरी यानी पैसे का कितना नुकसान होता है वर्ल्ड को, दुनिया को। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड स्टील्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। तो ये इसके ऊपर रस्ट नहीं लग जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ऊपर क्या रस्ट यानी जंग नहीं लगती है। ये किससे बनी होती है, ये मिक्सिंग आयरन विद कार्बन और मेटल्स, कार्बन और मेटल्स की मिक्सिंग करके बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि मेटल्स में कौन कौन से होते हैं, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम, ये सब आयरन में मिला के और स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसके ऊपर की जंग नहीं लगती, रस्ट नहीं लगती है। अगला पॉइंट है अपना क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का आपने देखा होगा कि जो अपने जैसे कि चीनी होती है, तो चीनी के जो दाने होते हैं ना वो एक तरह से क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ऐसे ही जो मिश्री होती है वो उसके भी जो फॉर्म बनी होती है वो भी क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं उसके। या जो नमक होता है, तो आपने जैसे मोटा नमक देखा हो कभी, तो आप तो नॉर्मली घर में जो यूज़ करते हैं तो वो नमक बारीक वाला नमक यूज़ में करते हैं, पाउडर। लेकिन जो मोटा नमक आता है जो जिससे कि बनाया जाता है स्टार्टिंग में जो सी वाटर से या जो भी वाटर होता है उससे वो नमक जो बनाने की प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले मोटा मोटा बनता है, फिर उसको पीस करके बारीक बनाया जाता है। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। तो जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो सोल्ट है वो जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसको इवेपोर करके यानी वाष्प बना के उससे प्राप्त किया जाता है। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। तो इस तरह से जो वाटर से जो साल्ट बनाया जाता है वो क्या होता है, प्योर नहीं होता एक तो, और इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और जो क्रिस्टल की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे जाते। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर। जो बड़े जो क्रिस्टल के लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म्स बनाए जाते हैं वो हमें जो दिखाई देते हैं वो सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्यूशन बना के बनाए जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन के थ्रू क्रिस्टल बनाए जाते हैं, किसके क्रिस्टल, साल्ट के, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। मतलब उसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बन रहा है, वही सब्सटेंसेस है। एक्टिविटी 6.9 इसमें आपको क्या करना है, टेक ए
कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक आपको कप लेना है और उसमें कुछ वाटर लेना है या बीकर लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉपलेट जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें ऐड करनी है। हीट द वाटर, और वाटर को क्या करना, गर्म करना। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली। और जब ये गर्म होने लग जाए तो इसमें क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है धीरे धीरे उसमें मिक्स करते जाना है, जैसा कि नीचे डायग्राम 6.6 में दिखाया गया। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। और उसमें आपको कंटिन्यूसली जो है कॉपर सल्फेट पाउडर को मिक्स करते जाना है जब तक कि उसमें और ज़्यादा पाउडर मिक्स नहीं हो, यानी मिक्स होना बंद हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। अलाउ इट टू कूल, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब भी ये ठंडा हो रहा है तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब हिलाना डुलाना नहीं है, बस ऐसे कैसे छोड़ देना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद में आपको सॉल्यूशन को देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम्स, अगर आपको क्रिस्टल दिखाई नहीं देते हैं तो और कुछ टाइम के लिए आप वेट कीजिए, अदरवाइज नहीं तो वो जमी जाएंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे कि इसमें डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें देखो धीरे धीरे अंदर ये क्रिस्टल्स बनते हुए दिख रहे हैं। You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. तो आपने इस तरह से जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा है, और आप अपने ट्राई कीजिए कि अपने आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो मेनली जैसे कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें नया सब्सटेंसेस नहीं बनता, उसकी एक केवल फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या इस तरह से चेंज हो रही है। बाकी उसका जो है केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, नया सब्सटेंसेस बन जाता है, उसके डिफर दूसरा या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। कीवर्ड्स हैं बच्चों, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज एंड रस्टिंग। तो ये सब हमने देखे हैं और आपको मुझे लगता है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको दोबारा इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा सब इसको देखिए वीडियो को, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कोई आपको किस तरह की दिक्कत हो तो इसमें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।